हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायशीनगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज अपने बात करेंगे एग्रोनॉमी के एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक की, जो कि है आपका टिलेज। टिलेज यानी हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, भू परिष्करण। ठीक है, तो दोस्तों अपने टिलेज के बारे में अब आपको विस्तार से बताएंगे कौन सी टिलेज में प्रक्रिया होती है, जो भी है। तो सबसे पहले अपने टिलेज की परिभाषा क्या है, टिलेज को अपने किस रूप में जानते हैं। टिलेज यानी फसल की बुआई से पहले या फसल की कटाई के बाद में, यानी फसल को बोने के लिए जो भी यांत्रिक क्रियाएं की जाती है या भूमि में जो भी हेर फेर किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपने भू परिष्करण बोलते हैं। जिसके अंदर अपने यानी भूमि की जुताई से लेकर और भूमि में निराई गुड़ाई की सभी क्रियाएं हैं जो क्या आती है, टिलेज की, जो अपने इसे टिलेज बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन है मृदा के अंदर फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थितियां उत्पन्न करने के लिए जो कि यांत्रिक रूप से बदलाव के लिए किए जाते हैं, उसे भू परिष्करण कहते हैं। यानी मृदा के अंदर जो यांत्रिक रूप से जो हेर फेर या बदलाव किया जाता है ताकि हम अपनी फसल को बो सकें। ठीक है, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अपनी भू परिष्करण। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं टिल्थ। तो टिल्थ क्या होता है दोस्तों, टिल्थ आपका आ जाएगी, टिल्थ होता है आपका टिलेज के परिणाम को क्या कहते हैं, टिल्थ कहते हैं। जो भी अपने भू परिष्करण में संपूर्ण क्रिया करते हैं तो उसके परिणाम को क्या कहेंगे, उसके परिणाम को अपने टिल्थ कहेंगे। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसलिए आप याद रखना। तो भू परिष्करण के जनक कौन है, भू परिष्करण के जनक जेथरो टूल। ठीक है दोस्तों, अब अपने इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं भी भू परिष्करण का उद्देश्य क्या है। तो भू परिष्करण का पहला उद्देश्य अपने है मृदा के सतह से लेकर कुछ गहराई तक भुरभुरा बनाना। यानी कि मृदा की जो सतह होती है उसे कुछ गहराई तक भुरभुरा बनाना इसका पहला उद्देश्य है। और दूसरा अपने उद्देश्य है मृदा की सतह पर उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जो कि मृदा के अंदर मिलाना। जो मृदा के ऊपर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जब हमने यांत्रिक क्रियाओं से यांत्रिक जो इसके यंत्र है उससे अपने जो क्रियाएं करेंगे तो उसके उपरांत जो मृदा की ऊपरी स्तर पर कार्बनिक पदार्थ होंगे वो मृदा के अंदर मिश्रित हो जाएंगे। जिससे क्या है, जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। मृदा में वायु के आवागमन तथा जल अवशोषण को बढ़ावा देना। यानी मृदा को जब ऊपर वाली परत जब कठोर होती है, जब उसे अपने तोड़ेंगे या उसे ढीला करेंगे तो क्या है, मृदा का जो मृदा वायु है वो भी बढ़ेगी और जल का अवशोषण भी बढ़ेगा। अब इससे क्या है, मृदा क्षरण को कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने इसकी बात करते हैं जो कितने प्रकार के ये होते हैं, टाइप्स ऑफ टिल्थ। ठीक है, तो कितने प्रकार के भू परिष्करण होते हैं अपने इसमें, अपने मेनली प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण। ठीक है, एक और होता है जो आपका होता है शून्य भू परिष्करण। अब अपने बात कर लेते हैं प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण के बारे में। तो दोस्तों प्राथमिक भू परिष्करण क्या होता है, प्राथमिक भू परिष्करण वो होता है जिसमें क्या है, फसल की तुरंत कटाई के बाद जो अपनी क्रियाएं की जाती है, जिसमें यानी डीपली जुताई की जाती है, तो वो क्या आते हैं, अपने प्राथमिक भू परिष्करण होता है। तो और द्वितीयक भू परिष्करण यानी प्राथमिक भू परिष्करण करने के बाद में जो क्रियाएं की जाती है तो वो किसके अंदर आती है, द्वितीयक भू परिष्करण। इसके अंदर आपने जितने भी हल वाले काम है, हल होते हैं जैसे प्लाऊ बोलते हैं, तो पी आ गया, पी से प्लाऊ और पी से प्राइमरी। यानी जहां भी आपको प्लाऊ आ जाए तो वो क्या होगा, प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र होगा या इसका उदाहरण माना जाएगा। और इसमें आप हेरो आ जाता है। ठीक है, हेरो किसी यंत्र के हेरो लगा आ जाए तो वो क्या है, द्वितीयक भू परिष्करण के उदाहरण माना जाएगा या द्वितीयक भू परिष्करण जिसे किया जाता है। तो दोस्तों
कई कई बार ऐसा होता है भी अपने सोचते हैं भी प्राथमिक भूपरिष्करण वो होते हैं जो फसल की बुआई से पहले किए जाते हैं, वो सभी क्रियाएं क्या है प्राथमिक भूपरिष्करण के अंदर आती है। नहीं, प्राथमिक भूपरिष्करण के अंदर सिर्फ अपने जो गहरी जुताई की जाती है वो आता है। और इसके अंदर क्या आता है द्वितीयक भूपरिष्करण के अंदर क्या आता है, इसके अंदर अपने जैसे जो प्राथमिक भूपरिष्करण से अपने जो बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं उनको तोड़ना, भूमि का समतलीकरण करना और जैसे अपने सीड बेड तैयार करना, वो किसके अंदर आता है द्वितीयक भूपरिष्करण के अंदर आता है। और फसल की अपने बुआई के बाद में क्या है जैसे इसमें से ये खरपतवार निकालना, ठीक है, तो वो सभी क्या है द्वितीयक भूपरिष्करण के अंदर आता है। तो इसमें आपको डिफरेंस पता चल गया। तो चलो अब अपने आगे चलते हैं, प्राथमिक भूपरिष्करण के बारे में आपको बताते हैं। प्राथमिक भूपरिष्करण, यह भूपरिष्करण का मोटा रूप है। तो मैंने आपको बताया था भी मोटा रूप यह गहराई तक मृदा में हेर फेर किया जाता है ताकि मृदा बुआई के लिए तैयार हो जाए। प्राथमिक भूपरिष्करण बुआई के बुआई करने के लिए अपने इसमें की जाती है। प्राथमिक भूपरिष्करण के अंदर क्या है गहरी जुताई की जाती है ताकि अपने मृदा की बुआई आसानी से हो जाए। इसमें क्या है दूसरा, इसमें खेत में बुआई करने से पहले की समस्त क्रियाएं की जाती है। तो इसमें क्या आता है प्राथमिक भूपरिष्करण में क्या है, इसमें खेत से बुआई करने से पहले की जो भी क्रिया की जाती है वो क्या है प्राथमिक भूपरिष्करण है, जैसे अपने खेत की जुताई करना। अब अपने चलते हैं इसके यंत्रों के बारे में। प्राथमिक भूपरिष्करण के कौन कौन से यंत्र है, तो इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद में इन यंत्रों के बारे में आपको आगे भी बताएंगे, ठीक है। तो अब आपका पहला है देसी हल। देसी हल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फील्ड में किस प्रकार से, ये आपका देसी हल है, ठीक है। तो इसमें आपको एक याद रखना है भी ये किस आकार की फेरो बनाता है। तो ये आपका वी आकार की फेरो बनाता है। अब अपने चलते हैं दूसरे यंत्र पे। तो दूसरा यंत्र है आपका कौन सा, मोल्ड बोल्ड हल, या इसे अपने बोलते हैं एमबी प्लाव भी बोल देते हैं। क्या इसे एमबी प्लाव भी बोल देते हैं, जो क्या है सामान्य मृदा में काम में लिया जाता है, मिट्टी पलटने के काम में लिया जाता है। और अपने बात करते हैं तीसरे की। तीसरा कौन सा आपका डिस्क हल। डिस्क हल ये आपका कहां पे काम में लिया जाता है, ये आपका गहरी या चिकनी या कठोर मृदा में काम में, यह आपका कठोर मृदा के काम में लिया जाता है। काली मृदा में इसे सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। अब अपने आगे बात करते हैं चीजल हल की। तो ये क्या है मृदा के प्रकार के आधार पर मृदा को कितनी गहराई तक अपने जोतना है तो उस आधार पे लिया जाता है। ये आपका 70 से 75 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई करने के काम में लिया जाता है। अब अपने बात करेंगे सब सोइल हल की। तो सब सोइल हल ये आपका कितनी गहराई तक काम करता है, ये आपका 42 से 45 सेंटीमीटर गहराई तक काम करता है या जोतता है खेत को। अब अपनी बात करते हैं मोल्ड बोल्ड प्लाऊ के बारे में। मोल्ड बोल्ड प्लाऊ आप कहाँ पे यूज लेते हैं, इसका क्या काम है। इसका काम है यह मिट्टी को काटने का काम करता है, मिट्टी की स्लाइस उठाने का, वह मिट्टी को पलटने का तथा मिट्टी को भुरभुरी बनाने का काम करता है। ये देखिए इसकी शेप इस प्रकार है, ये यहाँ से मिट्टी को काटता है, फिर इसकी यहाँ से स्लाइस बनती है और इसकी शेप इस प्रकार से बाद में मिट्टी पलट जाती है। यह सामान्य मृदा में काम में लिया जाता है। यह खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी होता है। अब अपने बात करते हैं डिस्क हल की। तो डिस्क हल तो ये आपको पता ही है क्या है, हल आगे तो आपको मैंने बताया था, ये आप याद रखना, ये प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है, ठीक है। तो यह चिकनी व कठोर मृदा तथा चिपकने वाली मृदा में काम में लिया जाता है और इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ पे, काली मृदा में किया जाता है। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इसकी डिस्क एंगल क्या है, डिस्क एंगल कितनी होती है, इसकी डिस्क एंगल इसकी होती है 42 से 45 डिग्री, ठीक है। और इसकी टिल्थ एंगल होती है इसकी 15 से 25 डिग्री। तो ये आपकी डिस्क और टिल्थ होती क्या है, डिस्क आपकी होती है ये भी इसकी कितनी चौड़ाई पर ये फेरो बना रहा है, और टिल्थ क्या होती है, टिल्थ आपकी ये कितनी गहराई तक
काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। कितनी डिस्क, इसकी डिस्क एंगल कितना है इसका, इसका है 42 से 45 डिग्री। और टिल्ट एंगल कितना है, टिल्ट एंगल है आपका 15 से 25। अब अपने द्वितीयक भूपृष्ठकरण की बात करते हैं। तो द्वितीयक भूपृष्ठकरण क्या है दोस्तों, द्वितीयक भूपृष्ठकरण यानी प्राथमिक भूपृष्ठकरण करने के बाद में जो भी क्रियाएं की जाती है, जैसे ढेले तोड़ना, समतलीकरण करना और सीट बेड तैयार करना, ये क्या है, ये आपकी किसमें आती है, द्वितीयक भूपृष्ठकरण के अंदर आती है। यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक भूपरीक्षण करने के बाद जो हल्के बारीक कार्य बुआई के बाद किए जाते हैं, ठीक है। यानी बुआई के बाद जो अपने कार्य किए जाते हैं वो किस में आएंगे, द्वितीयक भूपरीक्षण में। और ये क्या है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, समतल करना, निराई गुड़ाई करना, खरपतवार निकालना आदि किसके अंदर आता है, द्वितीयक भूपरीक्षण के अंदर आता है। तो द्वितीयक भूपरीक्षण के अंदर मिट्टी को भुरभुरा बनाना और समतल करना, निराई गुड़ाई करना और आपका खरपतवार निकालना, ये इसके द्वितीयक भूपरीक्षण कहलाता है। अब अपने द्वितीयक भूपरीक्षण यंत्रों की बात कर लेते हैं। तो इसके यंत्र कौन कौन से, अपने पहला आ गया आपका हैरो, ठीक है, जो मिट्टी को भुरभुरी बनाने का भी काम करता है और साथ में ये खरपतवार निकालने का भी काम करता है, फीट में अपने काम में लेते हैं इसे। तो ये आपका आ गया कल्टीवेटर, ये भी आपका बुआई करने से पहले आपका ये काम में लिया जाता है। और साथ में ये जो अपने कॉटन का फील्ड होता है उसके अंदर खरपतवार निकालने के काम में लिया जाता है। अब अपने लेवलर आ गया। लेवलर आपको पता है खेत में जो मृदा होती है उसको लेवल करने के काम में लिया जाता है। अब आपका आ गया ये बड फॉर्मर। बड फॉर्मर यानी आपके जो फील्ड में जो आप क्रॉप लगाते हो तो उसके बीच में जो बर्ड्स बनाते हो, ठीक है, तो उसको, ये बर्ड्स को यानी भेड़ को बनाने के काम में लिया जाता है कौन सा, बड फॉर्मर। तो ये सभी क्या है, द्वितीयक भूपरीक्षण के यंत्र है, आप इनको याद रखना। अब आपने बात करते हैं रोटावेटर की। तो रोटावेटर क्या है, रोटावेटर किसका उदाहरण है, रोटावेटर आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक भूपरीक्षण दोनों का ही उदाहरण है। यानी एक ये मिश्रित यंत्र है, ठीक है। इसमें ये क्या है, मिट्टी को खोदता है और ये यहां से क्या है, ये लेवल करता है। तो ठीक है, मिट्टी को खोदता है, पलटता है, इसके कार्य है, और ये इसको लेवल करता है। अब अपने बात करते हैं आगे शून्य भूपरिष्करण। शून्य भूपरिष्करण या जीरो भूपरिष्करण क्या है दोस्तों, शून्य भूपरिष्करण यानी इसमें आ गया भी शून्य ही आ गया, तो यानी इसके अंदर अपने परिष्करण यानी भूमि के भूपरिष्करण नहीं किया जाता, ठीक है। तो बिना भूपरिष्करण किए यानी अपने क्रॉप को बोना क्या कहलाता है, शून्य भूपरिष्करण के अंदर आता है। ये देख लीजिए, इसमें भूपरिष्करण के बिना ही बुआई की जाती है और यह मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों में नमी सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है। यानी शुष्क क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जल की उपलब्धता नहीं होती है, तो वहां पे यह है भूपरिष्करण नहीं किया जाता ताकि मृदा में नमी बनी रहे। अब अपने इसकी बात करते हैं, इसके जनक कौन है, इसके जिम मैक्यूसन, ठीक है, इसके जनक कौन है, जिम मैक्यूसन को माना जाता है, ये आप याद रखना। और इसे सर्वप्रथम कहाँ पे अपनाया गया था, इसे सर्वप्रथम यूएसए में अपनाया गया था। और शून्य भूपरिष्करण की परिकल्पना किसने दी, हेबरलैंड ने दी। किसने दी, हेबरलैंड ने दी। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया शून्य भूपरिष्करण का, ये दिया आपके ट्रिप्लेट ने। किसने, ट्रिप्लेट ने। तो ये आप याद रखना। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया टिलेज। तो अब इसके बारे में अपने सामान्य जो जानकारी है उसके बारे में मैंने बात कर ली। और अब आपको हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भूपरिष्करण के जनक हैं। तो कौन है भूपरिष्करण के जनक, भूपरिष्करण के जनक है अपने जेथ्रो टूल, ठीक है। और वीवी डोकुचेव आपके सॉइल साइंस के जनक, और पीटर डिग्रेसन जी ये आपके एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान के। तो आपका राइट आंसर हो गया जेथ्रो टूल। अब अपने बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की।
तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से प्राथमिक भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है। पहले तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है प्राथमिक भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें प्राथमिक भूपरिष्करण का उदाहरण, ये देखिए हल लगा हुआ आ गया, हल लगा हुआ है तो इसमें क्या है, ये प्राथमिक भूपरिष्करण का उदाहरण है। मैंने आपको बताया था जहां भी हल लिखा हुआ आ जाए तो वो क्या होता है, प्राथमिक भूपरिष्करण का उदाहरण होता है। तो ये हेरो लगा, तो मैंने कहा था हेरो आ गया तो वो क्या होगा, द्वितीयक भूपरिष्करण का अंतर होगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका डिस्क हेरो आ गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पाटा लगाना उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अपने सोचते हैं भी फसल की बुआई करने से पहले जो भी अपने क्रियाएं करते हैं तो वो प्राथमिक भूपरिष्करण के अंदर आता है, नहीं। ये भी है ना आपका, ये भी आपका इसके अंदर आता है। मैंने आपको कहा था अभी समतल करना, तो समतल करना किसका उदाहरण है, अपने द्वितीयक भूपरिष्करण का। तो समतल किससे किया जाता है, पाटा से किया जाता है। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा द्वितीयक भूपरिष्करण। ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आपका, अधिक फसल उत्पादन करने हेतु मृदा की उचित स्थिति बनाने के लिए बुआई से पूर्व, ठीक है, ये बुआई से पूर्व व कटाई के पश्चात की गई सभी यांत्रिक क्रियाएं कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो कहलाती है टिलेज। इसका राइट आंसर क्या है आपका, टिलेज। और टिल्थ क्या है, टिल्थ आपका है इन सभी का, जैसे आप टिलेज में जो भी प्रक्रिया आपने की है तो उसका जो परिणाम है वो क्या कहलाता है, टिल्थ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आज का अपना टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना। थैंक यू।